बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, हेल्दी होंगे, अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखें अपने साथ साथ। मुझे जानते तो आप हैं, कल हमारी मुलाकात हुई थी। मेरा नाम मैमुना अली है। जैसे कल मैंने आपसे स्टार्ट में एक बात की थी लेक्चर से पहले, तो इसी तरह आज भी एक बात, टीचर्स की आदत होती है थोड़ी सी एडवाइस करना, तो एक छोटी सी एडवाइस, वैसे तो बहुत इम्पॉर्टेंट एडवाइस है कि आजकल बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपकी ख़त्म हो गई हैं। बहुत एक बिज़ी रूटीन से आप लोग गुजरा करते थे, वैसी तो आजकल नहीं है। तो एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी हैबिट होनी चाहिए नमाज़ पढ़ने की, कि पाँचों वक्त पाबंदी से नमाज़ पढ़ने की। वो बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी होंगे, इस एज तक तो माशाल्लाह बहुत बच्चों में ये हैबिट डेवलप हो चुकी होती है। लेकिन अब कॉन्शियसली कोशिश करें कि आजकल की सिचुएशन को सामने रखते हुए कि आजकल तो एक बहुत हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी है और अल्लाह को याद करना है, तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप नमाज की पाबंदी करें, उसकी आदत डालें कि आप पाबंदी से 5 वक्त नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ मांगें कि अल्लाह ताला हमें नॉर्मल सिचुएशंस में दोबारा आपको उसी तरह उसी रूटीन में वापस लेके जाए। अल्लाह ताला आपकी हमेशा हिफाजत करे और अच्छी हैबिट्स डेवलप करने की आपको तौफीक दे। चलें स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जनरल केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 7, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री का सेकेंड टॉपिक हम पढ़ते हैं। कल आपने केमिस्ट्री की डेफिनेशन, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी इम्पॉर्टेंस और ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ी थी, और उसमें मैंने आपको गाइड किया था कि नोट्स में आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 भी है जो आपको याद करना है। उसके बाद आपका अब नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो है एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। इसमें सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको इसकी डेफिनेशन मैं बताऊं जो नेक्स्ट पेज पे कुछ थोड़ी सी डिटेल के बाद, एक्सप्लेनेशन के बाद आपको लिखी गई है, लेकिन ये सबसे पहले आपको बताना ज़रूरी है, ज़्यादा सही रहेगा ये कि डेफिनेशन इसकी क्या है। सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ, दिस इज़ द सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स having same atomic number and it cannot be decomposed into simple substances by ordinary chemical means। अब इस पूरी डेफिनेशन में, एक लंबी सी डेफिनेशन है, इसमें कुछ मेन बातें हैं जो आपको याद रखनी है कि एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। एलिमेंट वो सब्सटेंस है जिसमें एटम्स की टाइप बिल्कुल सेम होती है, कोई डिफरेंट टाइप का एटम, अगर एक ही टाइप के एटम उसके अंदर मौजूद हैं तो कोई दूसरा उसमें मौजूद नहीं होगा। जब आप उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको कोई एक ही सिंबल नज़र आएगा, इसको कहते हैं एलिमेंट, जो सेम टाइप के एटम्स पे कंसिस्ट करता है सब्सटेंस। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर अभी आपने टर्म नहीं पढ़ी, थोड़ी सी अभी बता देती हूँ आपको कि आपने एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का नाम सुना हुआ है। तो किसी भी एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, दैट नंबर इज़ कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर एंड दैट इज़ वेरी पर्टिकुलर नंबर, स्पेसिफिक नंबर फॉर एन एलिमेंट। एक एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर है और वो एटॉमिक नंबर किसी और का नहीं हो सकता। यानी एक एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन कह लें आप कि उसकी एटॉमिक नंबर से होती है। तो एलिमेंट वो होता है जिसमें सारे एटम्स का एटॉमिक नंबर क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है, और उस सब्सटेंस को आप सिंपल ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स से, यानी ये नहीं कि आप हीट करें तो वो किसी सिंपल फर्दर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाए, वो ऑलरेडी सिंपल है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है कि सेम टाइप के एटम्स पे वो कंसिस्ट कर रहा है, और ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स से आप उसको फर्दर डीकम्पोज नहीं कर सकते। डीकम्पोज मीन आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। डीकम्पोज का मीनिंग लिख लें, ये वर्ड आपको बार बार यूज़ होगा केमिस्ट्री में। डीकम्पोज मीन ब्रेक हो जाना, कि वो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता। अब मैं आपके लिए बिल्कुल सिंपल टर्म्स यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अभी आप केमिस्ट्री को एज इंडिविजुअल सब्जेक्ट केमिस्ट्री अभी आपने 8 में स्टार्ट की है। अच्छा, अब ये हो गया इसकी डेफिनेशन। जो स्टार्ट का पैराग्राफ है उसमें कुछ एलिमेंट से रिलेटेड कुछ बातें हैं, उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक बातें हैं कि सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। जैसे आपने डेफिनेशन में पढ़ा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की,
सेम टाइप ऑफ एटम पे कंसिस्ट करता है। तो जो सिंपल फॉर्म होती है उसको हम बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं, कि उससे मिल के फर्दर चीज़ें बनी हैं। जो फर्दर कंपाउंड्स हैं, बड़े कॉम्प्लिकेटेड, छोटे से लेके बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स तक, वो बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। दीज आर एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। अब तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हुए हैं। 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड अप टिल नाउ, और उसमें से 92 जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली अक्रिंग हैं। 92 हमारी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, और बाकी जितने भी हैं 118 तक वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए गए हैं। अब इन 118 एलिमेंट्स में हमारी यूनिवर्स में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है हाइड्रोजन। दिस इज द इन यूनिवर्स की हमारी इस पूरी यूनिवर्स में, सिर्फ अर्थ नहीं, हमारे प्लैनेट्स, हमारे स्टार्स, उनके अंदर जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है दैट इज़ हाइड्रोजन, एंड सेकेंड मोस्ट अबंडेंट इज़ हीलियम, He। मैं इनके सिंबल लिख रही हूँ, ये हीलियम। देन उसके बाद फिर आपकी बुक में 2 फिगर्स बनी हुई हैं, वो मैंने ड्रॉ करनी है यहाँ पे, आप अपनी बुक से देखते जाएं कि इसमें सबसे पहली जो फिगर है वो कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट को शो करती है, कि हमारी जो अर्थ क्रस्ट मीन हमारी अर्थ का अपर पार्ट, वो पार्ट जहाँ जिसके ऊपर हम रहते हैं, जिसके अंदर जो मिनरल्स और उसमें मौजूद सारी जिन चीज़ों का हम फ़ायदा उठाते हैं, उस अपर लेयर को हम कहते हैं अर्थ क्रस्ट। हम इन चीज़ों को यूज़ भी करते हैं, इन एलिमेंट्स कंपाउंड्स को। अब इनमें अर्थ क्रस्ट में जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है दैट इज़ ऑक्सीजन, और इसकी परसेंटेज है 49.5%। 49.5% ऑक्सीजन एग्जिस्ट करती है। देन कैल्शियम 3.4%। अब ये नहीं कि डायरेक्ट कैल्शियम ऐसा चीज़ ज़मीन के अंदर पड़ा हुआ है, मिनरल्स की फॉर्म में ही ये सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ये सारे एलिमेंट्स मिल के जो कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं वो मिनरल्स कहलाते हैं, और वो हमारी अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। तो इन सब मिनरल्स में जो कैल्शियम है टोटली अर्थ क्रस्ट में वो 3.4% है, आयरन इज़ 4.7%, एल्यूमिनियम इज़ 7.5%, और सिलिकॉन इज़ 25.7%। सिलिकॉन सैंड बनाता है, सैंड, रेत, ये तो आपको पता है कि ज़मीन में बहुत ज़्यादा रेत है, सैंड है, तो उसका एक बेसिक एलिमेंट है सिलिकॉन। और इसके अलावा और दूसरे कुछ एलिमेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें सोडियम है, जिंक है, कॉपर है, गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, इस तरह के बहुत सारे दूसरे एलिमेंट भी कलेक्टिवली ये 9.2% फॉर्म करते हैं। देन कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन 65%, यानी मोस्ट अबंडेंट, जैसे अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट था ऑक्सीजन, सिमिलरली इन ह्यूमन बॉडी मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज़ ऑक्सीजन। और फिर उसके बाद कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, और इसके अलावा और बहुत सारे दूसरे मेटल्स जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स की फॉर्म में, सॉल्ट्स की फॉर्म में मौजूद हैं, उसमें उनकी टोटल कॉम्पोजिशन हमारी बॉडी में आती है 7%। माइक्रो एलिमेंट्स हैं कुछ, जिंक है हमारी बॉडी में, पोटेशियम प्रेजेंट है, फ्लोरीन हमारी बोन्स में, फॉस्फोरस है, और इस तरह ये जो कलेक्टिवली सारे एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन होकर टोटल 7% फॉर्म करते हैं, वो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। देन अब ये एलिमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट हमने सिंबल के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंबल। चले जी, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिंबल। सिंबल्स आर दी एब्रीवेशंस फॉर द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स, कि हम एलिमेंट्स का जो फुल एक नाम है पूरा, उसको साइंटिस्ट यूज़ करने के बजाय, पूरा फुल नेम यूज़ करने के बजाय स्मॉल शॉर्ट फॉर्म्स और एब्रीवेटेड फॉर्म्स यूज़ करते हैं। उन एब्रीवेटेड फॉर्म्स में या उस पूरे नाम का फर्स्ट लेटर होता है या फर्स्ट 2 लेटर्स होते हैं, और उन एब्रीवेटेड फॉर्म्स को कहा जाता है सिंबल्स। इट मीन्स एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर सिंबल्स। और ये जो सिंबल्स हैं ये डिराइव किए जाते हैं उन एलिमेंट्स के फुल इंग्लिश नेम से, लैटिन नेम से, या ग्रीक नेम से, या जर्मन नेम से। और यही जो सिंबल्स हैं ये ना सिर्फ ये कि उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होते हैं, बल्कि जब हम उन एलिमेंट से कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं और कंपाउंड्स का पूरा एक फॉर्मूला लिखा जाता है, उसमें भी ये सिंबल्स यूज़ होते हैं। तो दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर साइंस और फॉर केमिस्ट।
अच्छा, इसमें गर्ल्स स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगी. हाइड्रोजन विच इज़ represented as H, carbon is symbolized as C and oxygen is by O. इसके अलावा आपकी बुक में एक पूरा टेबल है, टेबल इज़ 7.1. उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स का फुल नेम और उनके सिंबल्स गिवन है. मैं आपको एक बार उससे बुक से ही रीड करवा देती हूँ. आई एम श्योर आपने, जैसे मैं कल आपको गाइड किया था कि आपने लेक्चर ऐसे नहीं लेना, बल्कि आपने क्या बस बुक खोले बगैर सुन लें, सिर्फ आपने अपनी बुक सामने खोल के रखनी है. तो टेबल 7.1 में आपको एक बार रीड करा देती हूँ. बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. हाइड्रोजन, इट्स सिंबल इज़ H, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N, कार्बन C, बोरॉन B, मैग्नीज Mn, mercury which is also called as hydrogen, that is symbolized as Hg, sodium which is also called natrium, Na, beryllium Be, magnesium Mg, calcium Ca, potassium which is also called kalium, so its symbol is K, aluminium Al, copper, cuprum also called as cuprum Cu, आयरन फेरम कहलाता है. इसके अलावा Fe, निकल Ni, सल्फर S, फॉस्फोरस P, सिलिकॉन Si, फ्लोरीन F, क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br, आयोडीन I, टिन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टैनम Sn, गोल्ड ऑरम Au, लेड प्लम्बम Pb, सिल्वर आर्जेंटम Ag, जिंक Zn, टंगस्टन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉल्फ्रैम W, इसका सिंबल है. देन हीलियम मीन्स ये टंगस्टन का T नहीं लिया गया, बल्कि उसका नेम वॉल्फ्रम से W लिया गया इसका सिंबल. देन हीलियम He, नियॉन Ne, आर्गॉन इज Ar. अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपने इस पूरे टेबल में गौर किया होगा कि अगर हम एक लेटर लेते हैं, सब का स्टार्ट जो लेटर का हो रहा है ये कैपिटल लेटर से हो रहा है. सिंबल का स्टार्ट कैपिटल लेटर से. अगर तो ओनली सिंगल लेटर है दैट इज़ ऑलवेज कैपिटल. अगर उसका सेकंड लेटर भी लिया गया है, उसके नाम का सेकंड या थर्ड, तो दैट इज़ ऑलवेज स्मॉल लेटर. पहला कैपिटल होगा, सेकंड हमेशा स्मॉल लेटर होगा. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैग्नीज नज़र आया तो उसमें Mn है, M कैपिटल है और N स्मॉल है. अब आपने ये वाले भी अच्छी तरह लर्न करने हैं, क्योंकि इन्होंने तो आपके हमेशा ही काम आना है. आपने ये ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन की फॉर्म में डायरेक्टली आपसे सिर्फ यही पूछा जाए कि आप इस चीज़ का सिंबल बताएं एलिमेंट का, बल्कि ये आपसे किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है और ये आपके लिए हमेशा ही बड़े हेल्पफुल होते हैं. तो कोशिश करें कि ये वाला टेबल आप याद कर लें. आजकल तो बहुत टाइम भी है आपके पास. ठीक है, देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है सिंबल के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट्स हमने लिए थे सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस जो सेम टाइप के एटम्स पे कंसिस्ट करते हैं. लेकिन टोटल नंबर, जैसे हमने पढ़ा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 118 एलिमेंट्स. अब उन 118 एलिमेंट्स बहुत बड़ा नंबर है, तो इन 118 एलिमेंट्स को ऑब्वियसली फिर हमें क्लासीफाई करने की भी ज़रूरत है. डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशन सामने आई. अब बहुत एडवांस भी हो चुकी है इसकी क्लासिफिकेशन, और आपने पूरी 9th क्लास में जाके इसकी बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल भी पढ़नी है. लेकिन अभी फ़िलहाल तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म के जो सबसे सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन थी एलिमेंट्स की, कि उनको सिर्फ फिजिकल स्टेट की बेस पे क्लासीफाई कर दिया गया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर इन सॉलिड फॉर्म, ओनली फ्यू आर इन लिक्विड एंड मैनी ऑफ देम आर गैसेस. तो जितने 118 एलिमेंट्स हैं उनकी 3 उनको टाइप में डिवाइड किया गया. सिंपलेस्ट फॉर्म है ये डिवीजन की, क्लासिफिकेशन की, कि सॉलिड होते हैं, लिक्विड होती हैं एलिमेंट्स, और फिर गैसेस होते हैं. सॉलिड एलिमेंट्स की एग्जांपल में आप ले लें सोडियम. मेटल्स आपने डिफरेंट अपने यूज़ की चीज़ों में बहुत सारी मेटल्स देखी होंगी. आयरन आप यूज़ करते हैं, गोल्ड आप देखते हैं, आप डिफरेंट सॉल्ट्स यूज़ करते हैं. उसके अंदर खैर वो तो कंपाउंड एक फॉर्म होती है, लेकिन डिफरेंट मेटल्स, जैसे आप डिफरेंट कंडक्टर्स मेटल्स के बने हुए होते हैं, तो ऑल दीज आर इन सॉलिड फॉर्म. देन लिक्विड में आपने डेली लाइफ में एक मरकरी देखा होगा, जो थर्मोमीटर में यूज़ होता है, लिक्विड एलिमेंट है मरकरी. और फिर उसके बाद गैशियस फॉर्म, जो गैसेस हैं उसमें तो हमारी एयर में सारी गैसेस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस,
तो ये सारे एलिमेंट वो हैं जो गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब एलिमेंट्स की जो ख़ास बात है कि उन सारे एलिमेंट्स की जो सब एलिमेंट की 118 के 118 एलिमेंट्स में हर एलिमेंट की अपनी पर्टिकुलर फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। हर एलिमेंट अपनी ख़ास टाइप की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ शो करता है और ख़ास टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करता है। तो ऑब्वियसली फिर अब ये डिफरेंट केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से हर एलिमेंट की अपनी एक आइडेंटिटी है। लेकिन फिर भी ऑब्वियसली हम सारे एलिमेंट्स को इंडिविजुअली अगर स्टडी करने लगें, इंडिविजुअली स्टडी करना बड़ा मुश्किल भी हो जाता है। तो साइंस तो हर चीज़ को इजी बनाती है, तो इसीलिए फिर और डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशंस की गई। सॉलिड लिक्विड गैस किया गया क्लासिफिकेशन, लेकिन उसमें लिक्विड्स उस क्लास में बहुत थोड़े आए, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल क्लासिफिकेशन नहीं थी। फिर इसके बाद एक और टाइप की क्लासिफिकेशन है जिसमें ऑल एलिमेंट्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड लास्ट वन इज़ मेटलॉइड। मेटल्स मैंने आपको सॉलिड में सारी मेटल्स की एग्जांपल दी थी, क्योंकि आपने अपनी डेली लाइफ में मेटल्स देखी हुई हैं। आपने आयरन बहुत ज़्यादा देखा है, एल्युमिनियम देखा है, गोल्ड आप देखते हैं, यूज़ करते हैं, सिल्वर आपने देखा हुआ है मेटल। तो ये सारे के सारे मेटल्स में आते हैं। ये एलिमेंट सारे किस में आते हैं, किस क्लास में आते हैं, मेटल्स में आते हैं। उसके बाद आपने नॉन मेटल्स की भी कुछ डेली लाइफ में एग्जांपल्स देखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल आप कार्बन देखते हैं, कोयला देखते हैं, कार्बन। आप अपनी जो पेंसिल यूज़ करते हैं उसमें जो लेड यूज़ होता है दैट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन है, ठीक है। और ये दिस इज़ अ नॉन मेटल ये वाली आपने देखी हुई है। और इसके अलावा नॉन मेटल्स में मैंने आपको गैसेस में एग्जांपल दी थी, जो ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑल दीज आर नॉन मेटल्स। डेली लाइफ में आपने नाम सुने भी हुए हैं, देखी भी हैं। ऑक्सीजन गैस को खैर आपने देखा नहीं है, लेकिन आप एयर में यूज़ करते हैं, आप इनहेल उसी गैस को करते हैं, जिंदा आप उसी गैस की वजह से हैं। उसके बाद आ रही हैं मेटलॉइड्स। अब मैं आपको डिफ़ाइन करूंगी, पहले मैं आपको इसकी मेटल्स की और नॉन मेटल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आपको गिवन हैं, जो आपकी नोट्स में आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 भी है। ऐसा इनकी प्रॉपर्टीज़ का बड़ा इंटरेस्टिंग सा, सिंपल सा, कि अगर आप इसको एक बार अच्छी तरह से समझ लें और गो थ्रू कर लें तो ये बड़ा याद जल्दी हो जाने वाला और याद रहने वाला क्वेश्चन है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ऑल मेटल्स आर हैव शाइनी अपीयरेंस। सारी मेटल्स की अपीयरेंस शाइनी होती है, उनकी सरफेस क्या होती है, शाइनी। अब मैंने आपको गोल्ड की, सिल्वर की एग्जांपल दी। इनकी शाइन का तो आपको वैसे ही खुद ही पता है, आपने देखी हुई है कितने शाइनी होते हैं। वक्त के साथ साथ थोड़ा सा डल हो जाएं, वो एयर के साथ रिएक्शन से उनमें थोड़ी सी डल हो जाते हैं उनकी अपीयरेंस, लेकिन बेसिकली दे हैव शाइनी अपीयरेंस। बहुत ज़्यादा शाइन होती है इनमें हमेशा। तो ऑल मेटल्स हैव शाइनी अपीयरेंस, दे हैव हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी को आप, डेंसिटी का एक फॉर्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन ये अभी आपके लिए टू अर्ली है कि मैं आपको ये समझाऊं। लेकिन छोटी सी एक बात याद रखें कि डेंसिटी मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल आपका एक क्लासरूम है और उसके अंदर 40 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है, वो उसमें 40 के 40 स्टूडेंट्स उस वक्त बैठे हुए हैं और एक फुल पैक्ड क्लासरूम है, तो उसको कहेंगे क्लासरूम इज़ वेरी डेंस। जितना वॉल्यूम अवेलेबल था उसमें खूब सारा मैस है, वो फुल पैक्ड हुआ है। और अगर उतने ही वॉल्यूम में वही एक रूम का वॉल्यूम है और उसमें कोई 1 या 2 या 10 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो हम ये बोलते हैं कि क्लासरूम डेंस नहीं है इस वक्त। इट मीन्स के ख़ास वॉल्यूम में अगर मैस बहुत ज़्यादा है, उसमें जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको आप कहते हैं ज़्यादा डेंसिटी है। और अगर कम उसमें मैटर की क्वांटिटी है तो उसको आप कहते हैं कम डेंसिटी है। अब मेटल्स आर हाई, शो हाई डेंसिटी, हमेशा हाई डेंसिटी शो करते हैं। इट मीन्स कि उसके अंदर जो एटम्स हैं वो ख़ास वॉल्यूम के अंदर फुली पैक्ड होते हैं, या हैवी कह लें आप कि हैवी सब्सटेंस है ये। मेटल्स आर यूजुअली वेरी हैवी चीज़ें होती हैं, पैक्ड एटम्स होते हैं, मैस की क्वांटिटी उसमें ज़्यादा होती है। देन हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट किसको कहते हैं कि जब आप किसी भी सॉलिड स्टेट को, फिजिकल स्टेट को लिक्विड स्टेट में चेंज करते हैं, तो दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। और जिस टेम्परेचर पे आप लिक्विड को वेपर्स में या गैस में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मीन सॉलिड टू लिक्विड एंड बॉइलिंग मीन
फ्रॉम लिक्विड टू गैशियस फिजिकल स्टेट। अब जिन टेम्परेचर्स पे मेटल्स मेल्ट करती हैं या वो बॉयल करती हैं, दैट इज़ वेरी हाई टेम्परेचर। सो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स इज़ ऑलवेज वेरी हाई, बहुत हाई होता है इनका। थाउजेंड्स में टेम्परेचर में जाके ये मेल्ट करती हैं और थाउजेंड्स ही टेम्परेचर्स पे जाके ये बॉयल करती हैं। देन मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स। कंडक्टर्स मीन इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है ईजीली, इलेक्ट्रिसिटी कैन कंडक्ट थ्रू मेटल्स। और इसीलिए जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उसमें जो यूजुअली दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स, उनमें पूरी उनकी बॉडी इलेक्ट्रॉनिक्स की मेटल से चाहे ना बनी हुई हो, नॉन मेटल्स भी यूज़ हो जाती हैं वहाँ, लेकिन जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होनी है फॉर करंट कंडक्शन, कि करंट ने जहाँ से कंडक्ट होना है वो ज़रूरी है कि वो मेटल से बना हो। सो मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स। इसके अलावा जो हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, हम खाना पकाते हैं, सर्विंग आप जिसमें मर्जी कर लें, खूबसूरत तरीन क्रॉकरी में कर लें, लेकिन जो खाना कुक होता है वो हमेशा मेटल्स में होता है। और रीज़न क्या है उसकी? बिकॉज मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें से हीट भी मेटल्स में ही सी पास हो सकती है, सो हमारा खाना कुक होता है। देन मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल मीन दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ड्रॉन इनटू वायर्स, कि आप वायर्स में चेंज कर सकते हैं। मेटल्स को प्रेस करके, उसकी हैमरिंग करके, उसको खूब प्रेशराइज करके मेटल को आप किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। वायर्स बनाई जाती हैं मेटल्स की। जितने हमारे कंडक्टर्स हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, ये जो वायर हैं, इनकी अगर आप इंसुलेशन उतार दें तो वो मेटल की एक वायर होगी। और वो किस एबिलिटी की वजह से थी वायर बनाने का? वो ऐसे ही मेटल उस फॉर्म में नहीं थी, बल्कि उसको किया गया, वैसा बनाया गया, वायर में ड्रॉ किया गया उसको, और इस एबिलिटी को मेटल को कहते हैं डक्टाइल। देन मैलिएबल। मैलिएबल मीन मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स, कि जब आप उसको प्रेस करते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से उसको शीट्स की फॉर्म में भी ले आते हैं। शीट से भी डिफरेंट विंडोज़, डोर्स और डिफरेंट हमारे बहुत सारे आइटम्स हैं जो बनते हैं। और ये कौन सी एबिलिटी है मेटल्स की? कि मेटल्स आर मैलिएबल। अब नॉन मेटल्स सारे इससे ऑपोजिट हैं। नॉन मेटल्स हैव डल अपेयरेंस, कि इनकी अपेयरेंस डल होती है, इसमें इनमें शाइन नहीं होती। देन दे हैव लो डेंसिटी, ऑपोजिट टू मेटल्स। मेटल्स बड़ी हैवी होती हैं, पैक्ड होते हैं, उनके एटम्स उनके नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन जब आप बेसिकली स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मेटल्स के अंदर एटम्स के दरमियान में कोई गैप नहीं होता, पैक्ड होते हैं। एज कम्पेयर टू मेटल्स, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। बहुत लो टेम्परेचर्स पे ये मेल्ट भी हो जाते हैं नॉन मेटल्स, और बॉयल भी हो जाते हैं। देन दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसका ऑपोजिट, वो गुड कंडक्टर्स है और ये बिल्कुल पुअर कंडक्टर्स है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। इसमें सिर्फ एक ग्रेफाइट ऐसा है जो डिफरेंट सेल्स में भी आगे यूज़ होता है, जो हम सेल्स यूज़ करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अपनी, उनके अंदर यूज़ होता है। ये वाहिद एक नॉन मेटल है जो एज कंडक्टर भी यूज़ होता है। बाकी मोस्टली नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स इन नेचर। देन नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, कि आप उनको प्रेस करके, प्रेशराइज करके वायर्स में चेंज नहीं कर सकते, उनको ना शीट्स में चेंज कर सकते हैं। सो दे आर नॉन डक्टाइल एंड नॉन मैलिएबल। और इवन नॉन डक्टाइल और नॉन मैलिएबल के अलावा उनके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, देन दे कैन ब्रेक ईजीली। कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर उन पे अप्लाई करें तो वो ब्रेक हो, वो हल्के से प्रेशर से ईजीली ब्रेक हो सकते हैं। तो इनके इस करैक्टर को हम बोलते हैं दे आर ब्रिटल। ब्रिटल भी इन ब्रैकेट में लिखे हुए हैं मीनिंग्स, लेकिन फिर भी ये आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखें कि ये टेक्निकल वर्ड्स हैं जो यूज़ होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, नॉन मैलिएबल एंड दे आर ब्रिटल। फिर लास्ट क्लास है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स आर few elements which are metalloids in nature. Metalloids have properties between metals and non metals. उनके अंदर कुछ metals की properties हैं और कुछ non metals की properties हैं। देखने में लगेंगी कि वो metals हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ character non metals के भी होंगे। उसकी example हैं silicon, germanium and arsenic. These are the classes of elements.
इसके अलावा स्टूडेंट्स आपकी बुक में मेटल्स और नॉन मेटल्स के क्वेश्चन के सामने एक छोटा सा एक ब्लॉग बना, एक गुड टू नो ब्लू ब्लॉग बना हुआ है। गुड टू नो उसमें आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर 99% जो बॉडी मास है वो सिर्फ 6 एलिमेंट्स पे कंसिस्ट करता है। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो आपकी बुक में गिवन है, ये आपके लिए बड़ी यूज़फुल भी होती हैं। साइंस स्टूडेंट आपको नॉलेज होना चाहिए, कई चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। और इसमें ये आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि 99% ऑफ आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ ओनली 6 एलिमेंट। इसमें ऑक्सीजन 65% है, कार्बन 18, हाइड्रोजन 10। ये पहले मैंने एक फिगर ड्रॉ की थी, आपकी बुक में बनी हुई है, उसमें भी था। इसके अलावा 3% नाइट्रोजन, 1.5% कैल्शियम और 1.5% फॉस्फोरस प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर। ये गुड टू नो की एक इन्फॉर्मेशन थी। एक फिगर बनी हुई है, एक टेबल बना हुआ है 7.3, इसमें डिफरेंट मेटल, नॉन मेटल्स की और मेटलॉइड्स की डायग्राम है। ओरिजिनल पिक्चर्स हैं, कलरफुल पिक्चर्स हैं, ये आप देख सकते हैं इसमें। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपका ये तो एक लॉन्ग क्वेश्चन था। अब आपके नोट्स में शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, पेपर में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपके इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हैं जो आप अभी तक पढ़ चुके हैं। ये भी याद कर लें, पहले लॉन्ग याद करें, उसके साथ इजी हो जाएगा कि फिर आपने ये शॉर्ट भी कर लेने हैं। इसमें फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की डेफिनेशन हमने कल पढ़ी थी। उसके बाद है व्हाट आर मेटलॉइड्स, ये हमने आज जो किया मेटलॉइड एंड में, और इसकी साथ ही एग्जाम्पल भी हैं, यही हैं जो मैंने आपको दी हैं। फिर उसके बाद है डिफाइन एलिमेंट एंड गिव एग्जाम्पल। एलिमेंट की भी डेफिनेशन आज हमने पढ़ी और फिर उसकी एग्जाम्पल्स हैं। डिफाइन सिंबल और फिर इसकी भी एग्जाम्पल हैं। स्टूडेंट्स, अब आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है उसके आंसर में आपको नोट्स में वो टेबल भी साथ ही गिवन नज़र आ रहा है। टेबल आपको वही जो मैंने आपको रीड करवाया था कि उसमें आपको बहुत सारे एलिमेंट्स का नाम और उसके आगे सिंबल्स गिवन हैं। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में शामिल हैं, लेकिन जब आप अगर उसको पेपर में अटैम्प्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो एक शॉर्ट क्वेश्चन है और उस शॉर्ट क्वेश्चन में आपने वो टेबल ड्रॉ नहीं करना। लेकिन यहाँ पे आपको ये इसलिए गिवन है कि ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं था, तो आप इसको यहाँ लर्निंग कर लें। ये आपको यहाँ आप लर्निंग कर लेंगे तो ये आपके MCQs में और डिफरेंट जगहों पे आगे काम आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, शॉर्ट क्वेश्चंस 4 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक ये हो गए। फिर आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड। एक ही लाइन में इसका आंसर है, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके उसी लॉन्ग क्वेश्चन के साथ शामिल हैं। अब ये तो हो गया आपका स्टूडेंट्स होमवर्क। आज ही आप लर्निंग कर लें, आज ही अगर आपने ये समझा है और आज ही आप याद कर लेंगे। कोई जब आप लेक्चर्स ले लें उसके बाद आप दिन में किसी भी टाइम अपनी रूटीन बना लें अच्छी सी है कि उस दौरान में आपने ये याद करना है। अगर उसी दिन आप याद कर लेंगे तो हार्डली आपको फ्यू मिनट्स में ये याद हो जाएगा और याद रहेगा भी। और उसके बाद उसको एक बार लिखा ज़रूर करें। याद करने के बाद आप अपना एक रजिस्टर बना लें, सारे सब्जेक्ट्स के लिए एक रजिस्टर बना लें कि उसमें डेली का डेली आप लिखा करें घर में। ऑब्वियसली इस वक्त आप अपने टीचर्स के सामने तो नहीं हैं, लेकिन घर में हैं तो अपनी हेल्प खुद कर सकते हैं, अपनी पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, अपने किसी बड़े बहन भाई की हेल्प ले सकते हैं कि आप ज़रूर लिख के देखा करें। इससे ही आपको याद भी रहेगा, आपकी स्पीड भी, राइटिंग स्पीड भी रहेगी और आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी साथ साथ ठीक होती जाएंगी, करेक्ट होती जाएंगी। अच्छा, ये आपका होमवर्क था। इंशाल्लाह आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी आपको कल के लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ाऊँगी। कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।